इस लेक्चर में BTIA के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था, दोनों कंट्री के साथ, लेकिन बहुत समय से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। एक एग्रीमेंट, समझौता समझ लो, दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ था। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फिर दोबारा से इसको रिज्यूम करने की बात बोली है कि हम दिसंबर तक इसे क्या है दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था। लेकिन कुछ चैलेंजेस है इसके सामने। कौन कौन सी चुनौतियां, चैलेंजेस? देखो, जो नेगोशिएटर हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये समझती है, अगर यूरोप की बात करें, यूरोप ये समझता है कि इंडिया की जो प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस है, यानी कि इंडिया की कुछ पॉलिसी हैं जो प्रोटेक्शनिस्ट है। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब है कि इंडिया चाहता है कि उनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, बाहर से कुछ ट्रेड ना आए, इंपोर्ट ना करे, ऐसे बैरियर लगाता है, बाधाएं लगाता है, टैक्स बढ़ा देता है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है। तो ये कुछ इंडिया के जो पैरामीटर्स हैं, कुछ डिसीजन है, तो ये यूरोप सोचता है ये बाधाएं हैं हमारे बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ये सोचता है जो इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत कोविड-19 के दौरान भी इंडिया ने इसको एक्सेलरेट किया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहता है इंडिया में, और बाहर से इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है। और इंडिया का जो एक प्रोग्राम है सेल्फ रिलायंट का, आत्मनिर्भर भारत, इसको भी एक तरह से ये कांस्टेंट समझता है, बाधा समझता है यूरोपियन यूनियन। यानी कि इस सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए ये बाधाएं हैं यूरोप की तरफ से। तो यूरोपियन और ये इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड है क्या? देखो, अभी जितनी भी ट्रेड व्यापार होता है, इंडिया के साथ ट्रेड होती है, वो 3% से भी कम है। जो यूरोपियन यूनियन की ग्लोबल ट्रेड है ना, ग्लोबल ट्रेड जो पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड करता है यूरोपियन यूनियन तो पता ना आपको क्या है। देखो, यहाँ यूरोप में 27 कंट्री हैं, लगभग 27 कंट्री मिला के एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये डिसीजन यूरोपियन यूनियन इन सारी कंट्रीज के लिए याद लेता है, ताकि आपस में एक दूसरी कंट्री के साथ कॉपरेट हो, ट्रेड बढ़े। और इन्होंने अपनी एक करेंसी भी बनाई हुई है यूरो नाम से। तो ये है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के जो ग्लोबल ट्रेड जितने देशों से करता है, तो 3% से कम ट्रेड इंडिया के साथ होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है। जितना जब इनके साथ में ट्रेड हुई थी, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ था, जितनी एक्सपेक्टेशन की गई थी, जितनी आशा उम्मीद जताई थी, उससे बहुत ही कम है। इसके साथ साथ देखो, यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इन्वेस्टर भी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्री आते हैं, सबको मिला के ये इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 11% कंट्रीब्यूट करता है ये ट्रेड में। तो है क्या ये BTIA? जून 2007 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक ट्रीटी साइन की, एक एग्रीमेंट, समझौता साइन किया, जिसका नाम रखा बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। कि हम बायलेटरल का मतलब है दो कंट्री के बीच में जब भी कोई एग्रीमेंट हो कि हम आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। यह साइन किया था, स्टार्ट किया था, बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, उसकी राजधानी कैपिटल ब्रुसेल्स, वहां से स्टार्ट किया था। ये नेगोशिएशन, ये कमिटमेंट करता है दोनों जो पॉलिटिकल लीडर थे। इससे पहले 2006 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक समिट हुआ था, 7वां मीटिंग हुई थी, ये हेलसिंकी में हुई थी अक्टूबर 2006 में। वहां पे ये कुछ वादे किए थे, हम मतलब दोनों एक दूसरे के बीच में ट्रेड बढ़ाएंगे। तो इसी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 2007 में ये एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने, कि आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। और ये डिसीजन था, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का हाई लेवल एक टेक्निकल ग्रुप है, उसने रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से ही ये एग्रीमेंट साइन किया था। इसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है, दोनों यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है वो बढ़ेगी, और जो बैरियर्स हैं, जो बाधाएं लगाती हैं बॉर्डर पे, इंपोर्ट ड्यूटी या और क्वालिटी या क्वांटिटी मेजर्स जो लगाते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक दूसरी कंट्री का माल रोकने के लिए, तो इनको हटाएंगे, बैरियर्स को रिमूव करेंगे। गुड्स और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सर्विसेज में ट्रेड होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी एक दूसरी कंट्री में। बोथ पार्टीज जो हैं उन्होंने ये वादा किया है कि जो WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भाई साहब एक संस्था है जिसमें बहुत सारी कंट्री मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, तो ये रूल बनाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार के क्या नियम होंगे। ये कुछ रूल्स और इसके प्रिंसिपल हैं। ये 1995 में बना था WTO। तो ये WTO के जो रूल्स और प्रिंसिपल हैं, उन्हीं के हिसाब से बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो ये एग्रीमेंट है उसके रूल्स भी इसी से कंप्लाई करेंगे, इसी के साथ रहेंगे, इन्हीं को रूल को मानते हुए हम आपस में ट्रेड बढ़ाएंगे, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये बोला है इसमें। फिर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एक तो प्रॉब्लम हमने ऊपर पढ़ा, इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और क्या है ये सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम, यानी कि आत्मनिर्भर भारत वाला यूरोपियन यूनियन की तरफ से। देखो, दोनों आपको याद रखने हैं, जब भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, ये GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 में भी पूछा जा सकता है। तो ये मेंशन करोगे आप दोनों प्रोग्राम, मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट, या आप लिख सकते हो आत्मनिर्भर भारत।
ये यूरोपियन यूनियन इनको समझता है एक तरह से हर्डल्स। तो और इशू क्या है, इशू ये है 2013 से देखो दोनों के बीच में जो टॉक्स है वो क्लॉप्स हो चुकी है, यानी कि दोनों के बीच में वार्तालाप खत्म हो चुकी है एक तरह से। यूरोपियन यूनियन डिमांड करता है कि हमें अपनी ग्रेटर मार्केट का एक्सेस दो। भारत से बोलता है कि हमारी ऑटोमोबाइल को आप खरीदो, वाइन को, शराब को खरीदो, आने दो, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, ये स्प्राइट्स हैं उनको खरीदो, आप कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह को ओपन करो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स कंपनी को आने दो इंडिया में, ये डिमांड करता है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो लेबर है, इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, ये चाहता है इसको भी इंक्लूड करें टॉक्स में, जो बात हो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। फिर इंडिया की डिमांड क्या है, इंडिया कहता है भाई साहब जब मैं इतना करूंगा तो आप भी कुछ करो, वर्क वीज़ा दो हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोज़गार कम है, हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं भी जा सकते हो, आप वर्क वीज़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीज़ा दो ताकि आपकी कंट्रीज़ में आए और वहाँ रोज़गार मिले। तो ये जो वीज़ा नॉर्म्स है उनको स्टडी करो, और वीज़ा की जो कंडीशन है वो थोड़ा कम स्ट्रिक्ट रखो, आसानी से वीज़ा दो हमारे लोगों को। जो डेटा सिक्योरिटी स्टेटस को लेके आओ, यानी कि जो डेटा लोकलाइजेशन का प्रोसेस है उसको चाहता है इंडिया कि डेटा को सिक्योर रखो, जो भी आपकी कंपनी यहाँ पे आ रही है ऐसा ना हो दूसरी कंपनी को डेटा दे दे हमारे सिटीजन का, वो डेटा सिक्योरिटी का भी ये बात रखो। तो इंडिया की ये डिमांड रहती है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।